हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं आयंस एंड आयनिक कंपाउंड। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड से आपके एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयन से मिलकर बने होते हैं और आयनिक कंपाउंड की आपकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए और सीडीएस एग्जाम में। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में आयंस देखेंगे और उसके बाद में हम आयनिक कंपाउंड्स देखेंगे और फिर आयनिक कंपाउंड को हम बनाना सीखेंगे, मतलब हम आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं। उसके बाद में हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे हमने यहां पर बात की कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे हम मटेरियल की बात करते हैं, दुनिया में हमें जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं सब्सटेंसेस, वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और वो सब मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एटम के स्ट्रक्चर की गाइस अगर हम बात करें तो एटम के स्ट्रक्चर को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और ये इसके ऑर्बिट्स होते हैं ना, जिसमें न्यूक्लियस होता है और ये क्या होते हैं, इसके ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे ये एक ऑर्बिट ले लिया हमने और एक इसके अंदर हमने न्यूक्लियस ले लिया, ये छोटा सा हमने न्यूक्लियस ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये न्यूक्लियस को कंसीडर किया। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर हम गाइस न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रीजन वही हम बताएंगे कि प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को N0 से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं इनमें चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बोहर्स मॉडल में देख चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाते हैं और ये अगर हम बात करें तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में के बाद में ये एल शेल होती है और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चक्कर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात ये करने वाले हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन इन्हीं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब कोई भी एटम है, किसी भी एटम की हम बात करें, किसी भी एलिमेंट के एटम की बात करें, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, यानी गेन भी कर सकता है। जब कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं। और जब कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना तो ये डोनेट होते हैं, ना तो प्रोटॉन कम होते हैं, ना ही प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हम एटॉमिक नंबर से देखते हैं और एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो कभी भी प्रोटॉन की संख्या कम या ज्यादा नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा होती है किसी भी एटम में। बात समझ आ गई? और वो भी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं आयंस क्या होते हैं। तो एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे हमने यहां पर बात की, ये एटम है सोडियम का, तो इस पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम का एटम है, इस पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये बन गया कैटायन, ये एक आयन बन गया। आयन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज वाला। जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है उसको हम कैटायन कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है उसको हम एनायन कहते हैं। तो यहाँ पे ये Na+ हो गया, ये एनायन, ये कैटायन हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड की आयन की बात करें, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, तो ये एनायन हो गया, है ना। और ये एक एक एटम्स हैं, तो एक एक एटम हो गए, एक एक एटम पर जो चार्ज होता है तो ये आपका मोनो एटॉमिक आयन कहलाते हैं। अगर हम Na+ की बात करें तो ये मोनो एटॉमिक कैटायन कहलाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोरीन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्लोराइड आयन बनाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम मोनो, क्योंकि एक एटम है तो मतलब मोनो, और मोनो एटॉमिक एनायन इसको हम बोलेंगे। दोनों को मिलाकर हम मोनो एटॉमिक आयन बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब जैसे हम एक पॉली एटॉमिक कैटायन की बात करें, हमारे पास अमोनियम का कैटायन होता है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव क्या है? ये अमोनियम का कैटायन है। इस पर इसके पास मोर देन 1 एटम्स है, यानी इसमें 5 एटम्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। अमोनियम में अगर आप देखेंगे तो 1 नाइट्रोजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो टोटल 5 एटम्स है।
तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, इन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन जाएगा पॉली एटॉमिक कैटायन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली मतलब बहुत सारे, एटम मतलब एटॉमिक मतलब एटम, तो पॉली एटॉमिक, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोल देंगे पॉली एटॉमिक कैटायन। क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक कैटायन। और इसके बाद में जैसे हम कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट होता है CO3 2-, इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक एनाइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसे कहलाएगा पॉली एटॉमिक एनाइन। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ऊपर के जो सोडियम का कैटायन है और क्लोराइड जो आयन है ना, क्लोरीन का जो एनाइन है, तो ये दोनों मोनो एटॉमिक आयन कहलाएंगे। अमोनियम का जो कैटायन है ये पॉली एटॉमिक कैटायन, और ये जो कार्बोनेट का पॉली एटॉमिक एनाइन है, इन दोनों को हम पॉली एटॉमिक आयन बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इनको क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। ठीक है ना। अब आयंस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के आयंस होते हैं, एक कैटायन होते हैं और एक एनायन होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ पॉइंट समझ आ गए, मोनो एटॉमिक आयन किसको बोलेंगे और पॉली एटॉमिक आयन किसको बोलेंगे। फिर उसके बाद में मोनो एटॉमिक कैटायन किसको बोलेंगे, मोनो एटॉमिक एनायन किसको बोलेंगे, फिर उसके बाद में पॉली एटॉमिक कैटायन किसको बोलेंगे, पॉली एटॉमिक एनायन किसको बोलेंगे। तो ये चार टर्म्स आपको समझ आने चाहिए। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, ये किसकी वजह से आता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं ना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उस पर गाइस नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर जाएंगे उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में गेन होंगे, एटम के एक्सेप्ट करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो हम अभी एक एक करके देखेंगे। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में हमेशा याद रखना ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव आता क्यों है, ये हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, फिर हम उसको डायरेक्ट आपको समझाएंगे। जैसे हम सोडियम की बात करें गाइस, सोडियम के पास Na सिंबल होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रल एटम है। अभी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, क्योंकि सोडियम के एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम के एटम के पास 11 ही प्रोटॉन होते हैं। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें पता है कि एक प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब अगर किसी एटम में या किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो उस पर ओवरऑल चार्ज 0 होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ आ रही है। इसीलिए सोडियम का ये जो एटम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है ना, तो ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कैंसिल कर देगा 11 प्रोटॉन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको। ठीक है। तो यहां पर अब होता क्या है, इसके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि उस ऑक्टेट का रूल फॉलो कर रहा है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, तो बचेगा क्या, एल शेल, और एल शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अभी जो सोडियम का एटम है ये स्टेबल नहीं है। सोडियम का एटम स्टेबल कब होगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और प्रोटॉन हमने क्या बोला, उतने ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे, तो प्रोटॉन यहां पर 11 थे। अब यहां पर क्या समझ आ रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब यहां पर बचेगा एक पॉजिटिव चार्ज, यानी एक प्रोटॉन बचेगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज हम शो करेंगे। तो इसीलिए बन जाता है सोडियम का कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है इसके पास एक प्रोटॉन के बराबर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा है, वही तो यहां पर हम शो करते हैं। तो ये बन जाता है सोडियम का कैटायन। बात समझ आ रही है। ऐसे ही मैग्नीशियम का कैटायन बनता है Mg2+, क्योंकि जो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 8 2। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन है। तो अब यहां पर 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हमें शो करना पड़ेगा Mg2 पॉजिटिव में। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि 2 प्लस मैग्नीशियम पर क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए आउटर मोस्ट शेल वाले स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसीलिए Mg2 प्लस बन गया, क्योंकि 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर 2 प्रोटॉन के बराबर जो चार्ज होगा। ऐसी एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम डोनेट कर देता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इस पर आ जाएगा 3+। तो ये जो तीनों आपको कैटाइन दिख रहे हैं, सोडियम का कैटाइन, मैग्नीशियम का कैटाइन, एल्यूमिनियम का कैटाइन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसीलिए एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज। और ये तीनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसीलिए इनको हम कैटाइन कहते हैं। और ये तीनों एक एटम है, एक एटम है, एक एटम पर चार्ज है, इसीलिए इनको मोनो एटॉमिक कैटाइन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। हम और भी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम। अब कैल्शियम की बात करें गाइस, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से कैल्शियम के पास जो पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे अब वो 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 20 प्रोटॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन। उन 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से इस पर कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जिंक का कैटाइन हो गया। अमोनियम जो है ना, ये होता है NH4 पॉजिटिव, इस पर प्लस का 1 चार्ज होता है। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें, ये मोनो एटॉमिक कैटाइन है। मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, क्योंकि एक एटम है तो मोनो एटॉमिक, और पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन है, तो मोनो एटॉमिक कैटाइन हो गया। जिंक भी मोनो एटॉमिक कैटाइन हो गया। अमोनियम की बात करें, ये पॉली एटॉमिक कैटाइन है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो NH4 पॉजिटिव क्या है, ये पॉली एटॉमिक कैटाइन है। कैटाइन मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो NH4 प्लस है, ये पूरे NH4 पर 1 प्लस चार्ज है। बात समझ आ रही है, क्योंकि 1 प्लस एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमें याद रखने हैं, अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स बनाने हैं तो ये सब आपको याद रखना है। अभी हम बहुत सारे आयनिक कंपाउंड बना के दिखाएंगे, ठीक है, उनके केमिकल फॉर्मूले आपको बनाकर दिखाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कैल्शियम, जिंक और अमोनियम के बारे में। तो ये सब क्या थे, कैटाइन थे। अब हम एनाइन की बात कर लेते हैं। जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम गाइस एनाइन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन के पास गाइस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। तो क्लोरीन की बात करें, इसके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में गाइस 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन का जो एटम है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। तो अभी इसके पास कितने, 17 इलेक्ट्रॉन है और अभी इसके पास कितने, 17 ही प्रोटॉन है। तो अभी ये न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से चार्ज होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को देने से बेटर है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। भाई 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तभी तो वो भागेंगे, तभी तो वो छोड़कर जाएंगे। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन देने से बढ़िया है कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके पास 17 पहले थे, एक और आ गया, मतलब टोटल 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने क्या बोला, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, तो प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है। अब यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, वही यहाँ पर चढ़ जाता है, यानी चार्ज आ जाता है। तो ये बन जाता है, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन जाता है। Cl नेगेटिव क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, Cl नेगेटिव का मतलब है इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसका ये मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया है। इसी तरीके से ब्रोमाइड होता है, ब्रोमीन पर भी एक, ब्रोमीन क्या करता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
आयोडीन की बात करें तो ये इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये आयोडाइड आयन बना देता है, I- आयोडाइड आयन बना देता है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आपको समझ आ गए, ये सब मोनो एटॉमिक एनाइन है क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है। बात क्लियर है ना। इसी टाइप से हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये OH नेगेटिव होता है। अब ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक एनाइन, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम है, तो ये और नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक एनाइन, ठीक है ना। और इससे पढ़ा क्या जाता है, हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड की बात करें तो ये O2- होता है, ऑक्साइड पे O2- होता है। क्यों O2- होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, 8 इलेक्ट्रॉन, के शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे कितनी जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। हमने क्या बोला, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन जाता है ऑक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन समझ आ गया, ऑक्साइड आयन समझ आ गया। सल्फाइड आयन की अगर हम बात करें, सल्फर, हमें पता है कि सल्फर की अगर हम बात करें, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के पास की 16, कितने होते हैं, सल्फर के पास 16 है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्ट। सल्फाइड आयन की बात करें तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, कितना, 3 नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम नाइट्राइड की बात करें, नाइट्राइड की बात करें, यहां पर याद रखना, सल्फाइड की बात करें तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है। नाइट्राइड की बात करें, इस पर आपका N3- होता है, N3-, इतना पहले नोट कर लें जल्दी से, सभी स्टूडेंट इतना नोट कर लें, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे गाइस। यहां पर अगर हम बात करें सल्फाइड को, S2- क्या होगा, S2- है ना। तो यहां पर एक बार मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं, हाइड्रोक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो ये OH नेगेटिव आयन होता है। ऑक्साइड आयन की बात करें तो ये O2 नेगेटिव होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सल्फाइड की बात करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फाइड S2- होता है। नाइट्राइड की बात करें, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये N3- होता है, ठीक है, इस पर 3 माइनस का चार्ज होता है। क्यों, नाइट्रोजन की बात करें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट टोटल ओवरऑल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे उसी की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए N- 3 नेगेटिव बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं नाइट्राइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहां से आता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये जब हम आपको समझाने के लिए ये सब हम लिख रहे हैं कि के शेल में, एल शेल में इतने इलेक्ट्रॉन, और हमेशा याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट किया जा सकता है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट कर सकते हैं ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको फिर शेयर किया जाता है, वो अलग चीज है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड और नाइट्राइड क्लियर हो गया। अब ये सब क्या है, हाइड्रोक्साइड में अगर देखें 1 से ज्यादा एटम है तो ये है आपका पॉली एटॉमिक एनाइन, पॉली एटॉमिक एनाइन। बाकी ये ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड क्या है, मोनो एटॉमिक एनाइन। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट जो होता है ये NO3- होता है, NO3-, ठीक है, ये पॉली एटॉमिक एनाइन हो गया। NO3- याद रखना है बिल्कुल, NO3- पॉली एटॉमिक एनाइन। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3-, ये कहलाता है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये दोनों क्या है, पॉली एटॉमिक एनाइन है, पॉली एटॉमिक एनाइन है ये दोनों के दोनों, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे वो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कार्बोनेट एनाइन की। कार्बोनेट में CO3-2- होता है, ये होता है CO3-2-। सल्फेट SO4-2- होता है, सल्फेट SO4-2- होता है। और फास्फेट PO4-3- होता है, फास्फेट PO4-3- होता है। तो आपको याद क्या रखना है, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फेट SO4-2-, फॉस्फेट PO4-3-। ये बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है ना। कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, तो ये सब पॉली एटॉमिक एनाइन है। क्या है, सब पॉली एटॉमिक एनाइन है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फेट SO4-2-, फॉस्फेट PO4-3-।
ठीक है ना, फॉस्फेट PO4 3-, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो यहां पे कार्बोनेट का आपको समझ आ गया, पॉलीएटॉमिक एनाइन, सल्फेट का पॉलीएटॉमिक एनाइन, फॉस्फेट का पॉलीएटॉमिक एनाइन। तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम देखो इन्हीं का यूज करके हम आयनिक कंपाउंड यहां पर ड्राइव करेंगे, इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड को बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला लेना है और किसी भी एक नेगेटिव चार्ज वाले को ले लो। मतलब एक चाहे मोनो एटॉमिक कैटायन ले लीजिए या फिर आप पॉली एटॉमिक कैटायन ले लीजिए, और एक साइड में आपको मोनो एटॉमिक एनाइन लेना है या फिर पॉली एटॉमिक एनाइन लेना है। मतलब हम जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। मान लो ये XY, ये है आयनिक कंपाउंड, जिसमें X जो होगा ये कैटायन होगा। अब ये जो कैटायन है वो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे पॉली एटॉमिक कैटायन हो या फिर मोनो एटॉमिक कैटायन हो। और जो बाई की बात करें ये एनाइन होगा, ये चाहे मोनो एटॉमिक एनाइन ले लो या पॉली एटॉमिक एनाइन ले लो। तो मेरे ख्याल से आपको ये कुछ पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम इसको देखने वाले हैं एक एक करके, आयनिक कंपाउंड को जो आयन से मिलकर बनते हैं। आयनिक कंपाउंड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बनते हैं, कैटायन और एनाइन से मिलकर आपके आयनिक कंपाउंड बनते हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो सोडियम का कैटायन हम लिखेंगे, यहां पर हमने लिख दिया सोडियम का कैटायन Na+, फिर हमने यहां पर क्लोराइड आयन लिख दिया, हमने क्लोराइड आयन लिख दिया। अब हमें पता है कि यहां पर प्लस का और प्लस का दोनों में बैलेंस है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है। हमने पहले कैटायन लिख देना है, फिर हमने एनायन लिख देना है। पहले पॉजिटिव चार्ज वाला हमने आयन लिखना है, फिर नेगेटिव चार्ज वाला आयन लिखना है, फिर हम दोनों के चार्ज को बैलेंस करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि यहां पर तो सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसीलिए यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब ये आयन से मिलकर बना है तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया। बात समझ आ रही है। सेकंड वाला देखते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है, अमोनियम का कैटायन NH4 पॉजिटिव होता है और क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहां पे भी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा NH4Cl, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयन से मिलकर बना है। और ये भी क्या है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयन से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं टेबल सॉल्ट है, इसको हम साधारण नमक कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड ये नौसादर है, ठीक है, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड नौसादर है, इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में Na, हम एक सोडियम हमने कैटायन ले लिया और कार्बोनेट क्या है, एनाइन है, तो CO3 2- ये क्या है, एनाइन है। अब हमें इनके चार्ज को बैलेंस करना है, यहां पर एक पॉजिटिव है और इस वाले एनाइन में 2 नेगेटिव है, तो हमें 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। एक सोडियम पर पॉजिटिव है तो 2 सोडियम पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए ये बन जाएगा Na2CO3। ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, सोडियम पहले आपने कैटायन लिखना है, उस पर जितना भी चार्ज है वो आप यहां पर लिख दो, फिर आप एनाइन लिखना है, एनाइन पर जितना भी चार्ज है वो यहां लिख दो। आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जितना चार्ज है, जैसे सोडियम पर 1 चार्ज है पॉजिटिव का, 1 लिख दिया, CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, हमने 2 लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Na2CO3 बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड। और सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश होती है, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दे तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। समझ आ रहा है ना अच्छे से। अमोनियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं हम। अमोनियम का जो कैटायन है वो NH4 पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट जो होता है CO3 2- होता है। अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट का जो एनाइन है CO3 2- होता है। तो यहां पर जितना पॉजिटिव है 1, यहां पर कितना है 2 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे NH4 की जगह NH8 मत लिख देना, ये 2 का मतलब है कि NH4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, NH4 को 2 बार। और NH4 को हम 2 बार कैसे लिखेंगे, NH4 और पूरा ब्रैकेट लगा देंगे, तब हम यहां पर लिखेंगे NH4 2 टाइम्स, यानी NH4 का होल ट्वाइस, और ये बन जाएगा CO3, तो इसको बोलेंगे अमोनियम कार्बोनेट।
बात समझ आ रही है? ये सब आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड को कैसे ड्राइव करते हैं, इनके केमिकल फॉर्मूला ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो अमोनियम कार्बोनेट आप ऐसे बना लोगे, आप ऐसे मत कर देना 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने NH2H8 लिख दिया, क्योंकि N2H8 जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप 2 का मल्टीप्लाई करो, एक से ज्यादा जब एटम हो उसमें अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट लगा के हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट आपको समझ आ गया, सोडियम कार्बोनेट समझ के आ गया, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे हम और देख लेते हैं, जैसे अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट में अमोनियम का हमने कैटायन लिखा NH4 पॉजिटिव, फास्फेट हमें पता है PO4 3- होता है, फास्फेट PO4 3- होता है। तो यहाँ पर NH4 हमने यहाँ पर +1 लिख दिया, PO4 3- यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। हमें पता है कि इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH4 का होल थ्राइस, ये क्या बन जाएगा, NH4 का होल थ्राइस PO4, ठीक है। इसे हम बोलेंगे अमोनियम फास्फेट, क्या बोलेंगे, अमोनियम फास्फेट। NH4 का होल थ्राइस PO4, ये क्या बन जाएगा, अमोनियम फास्फेट बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, अमोनियम का कैटाइन और ये फास्फेट का एनाइन, और हमें चार्ज को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ताकि जो ओवरऑल आयनिक कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी हम आयनिक कंपाउंड लिखते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होता है, ये बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो अमोनियम फास्फेट आपको समझ आ गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4 पॉजिटिव लेंगे, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक ही एक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे NH4OH, ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड में सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमने बताया था नाइट्राइड N3- होता है, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्राइड N3- होता है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे दोस्त Na3N, ये क्या बन जाएगा, Na3N सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। बात समझ आ रही है? हम जब आयनिक कंपाउंड लिखते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होता है, तभी तो हम यहाँ पे चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे Na पर एक सोडियम के कैटाइन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एनाइन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो हमें 3 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 सोडियम के कैटाइन लेने पड़ेंगे, तभी तो Na3N लिखते हैं यहाँ पर। बात समझ आ रही है अच्छे से? अब हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम को हमने लिख देना है Na+, ऑक्साइड क्या होता है, O2- होता है। तो यहाँ पे अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले लिखते हैं, तो ये बन जाएगा Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पर CO3 2 नेगेटिव चार्ज। अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो MgCO3 ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट कैसे बनेगा, जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पर CO3 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑलरेडी बैलेंस्ड है प्लस माइनस, तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 बन जाएगा। ये सब क्या है, ये सब आयनिक कंपाउंड्स है। बात क्लियर है? क्योंकि ये सब आयन से मिलकर बने हैं, कैटाइन और एनाइन से मिलकर। अब ये 4 और लास्ट हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड की बात करें, सोडियम सल्फाइड क्या हो जाएगा, Na+ होता है और सल्फाइड S2- होता है कि नहीं? तो यहां पर ये बन जाएगा Na2S बन जाएगा। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है कि कैसे हमने ये लिख दिया Na2S, सोडियम सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड पर 2 नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के कैटाइन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें 2 पॉजिटिव यहाँ पर 2 पॉजिटिव लेने पड़ेंगे ताकि वो 2 नेगेटिव को कैंसिल कर सके, तो Na2S ये सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, सोडियम Na+ होता है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है। तो यहां से हम ऑलरेडी पता है कि SO4 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम के कैटाइन लेने पड़ेंगे, या तो आप ऐसे समझ लो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। तो यहां पर ये बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे MgSO4 ये मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जिंक फास्फेट कैसे बनेगा, जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज और फास्फेट क्या होता है PO4 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ये बन जाएगा Zn3PO4 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा जिंक फास्फेट। Zn3PO4 का होल थ्राइस, क्योंकि Zn पे 3 का मल्टीप्लाई, यानी 3 हमें Zn लेने पड़ेंगे, जिंक के 3 कैटायन लेने पड़ेंगे और फास्फेट के यहाँ पर 2 कैटायन लेने पड़ेंगे,
तब इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा और ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया, क्लियर हो गया। इसी टाइप से अगर हम अमोनियम फास्फेट बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, अमोनियम NH4 पॉजिटिव हम लिख देंगे, है ना, या फिर हम यहां पर ऐसे लिख दें, मान लीजिए हम यहां पर अमोनियम फास्फेट बनाना चाहते हैं तो अमोनियम फास्फेट क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव लिख देंगे, फास्फेट PO4 3 नेगेटिव लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फास्फेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कैटाइन के चार्ज पता है, एनाइन के चार्ज पता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक खास इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाने जा रहे हैं, जो आयनिक कंपाउंड हमने जितने देखे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले जो आयंस होते हैं वो किससे मिलकर, आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने हैं, आयन से मिलकर बने हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो हमने आपको एक चीज बताई थी, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो बल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग, है ना। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बने हुए हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो देयर इज ए स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ना मुश्किल होता है। अगर इनको तोड़ेंगे तो ये ब्रिटल होते हैं। जैसे नमक की बात करें, आपने सोडियम क्लोराइड की बात की, नमक, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे हथौड़े से तो ये बिखर जाएगा, टूटकर बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। इनको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते पीट पीट कर, इनसे हम वायर नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकते, इनको खींच नहीं सकते। मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें मैलिएबल और डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये ब्रिटल होते हैं। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है। हमने क्या बताया, जितने भी आयनिक कंपाउंड है उन आयनिक कंपाउंड के चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब इनको पिघलाने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, भाई किसी भी चीज को हम कैसे पिघला पाते हैं, जब हम उसमें हीट देते हैं तो उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कमजोर पड़ जाता है, तभी वो दूर दूर होंगे, तभी तो वो पिघलेंगे। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो पिघलेंगे। बात समझ आ रही है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, आयनिक कंपाउंड कैन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड को हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वाटर। आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड, नमक को हम पानी में घोल सकते हैं और इसको मेथेनॉल में घोल सकते हैं, फॉर्मलडिहाइड में घोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है पोलर सब्सटेंस के। तो मेरे ख्याल से पोलर सॉल्वेंट्स के, मेरे ख्याल से आपको कुछ पॉइंट समझ आ गए। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे हम अगर नमक को उठाकर ऐसे ही रख दें, ये नमक है, ये सॉल्ट है, अगर ये सॉलिड स्टेट में रखा हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में है, अगर ये मोल्टन स्टेट में है यानी पिघली हुई अवस्था में है, तो आयंस बन जाएंगे, आयनों में टूट जाएगा। सोडियम के कैटायन में, क्लोराइड आयन में ये टूट जाएगा। तो आयनों पर क्या होता है, चार्ज होता है। तो मोल्टन स्टेट में आयन मूव करेंगे, मतलब चार्ज मूव करेंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ये मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा था क्या आज का सेशन। आई होप आपको आयंस के बारे में समझ आ गया, जितने भी कैटाइन है उनके बारे में हमने समझा दिया, एनाइन के बारे में समझा दिया, फिर एक कैटाइन और एक एनाइन को मिलाकर हमने आयनिक कंपाउंड बनाया।
आयनिक कंपाउंड के जितने भी बहुत सारे फॉर्मूले थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उसके बाद में आयनिक कंपाउंड की हमने प्रॉपर्टीज देखी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपका टाइम टेबल है एनडीए और अग्निवीर एग्जाम के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में अगर हम गाइस बात करें, अगर आपने एमबाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर ले, क्योंकि एमबाइव एप्लीकेशन पे आपको 3D एनिमेशन के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कोई कॉन्सेप्ट, तो आप डेप्थ में 3D विजुअलाइजेशन के साथ चीजों को सीख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपनी तैयारी अगर जांचनी है, चेक करनी है, तो आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास की या सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो एमबाइव अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, यहाँ पे सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एमबाइव अचीव डिफेंस यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइविंग एंड वी बिलीव इन यू।